सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं व्हाइट बॉय रिक के बारे में। ये कहानी है एक लड़के की जो पहले ड्रग डीलर्स की जासूसी करता है, मगर उसके बाद कुछ ऐसा होता है उसके साथ कि वो निश्चय करता है कि अब वो इस शहर का डॉन बनेगा। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1984 का दृश्य आता है। हम एक बहुत बड़े मार्केट को देखते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बंदूकें बिकती हैं। यहीं पर एक लड़का आता है जिसका नाम है रिक वॉर्शी जूनियर। रिक जाता है एक दुकान पे और उसे एक बंदूक पसंद आती है जिसे वो देखने लगता है। ये सारी बंदूकें इसलिए बिक रही हैं क्योंकि दुकानदारों का कहना है कि ये सारी बंदूकें रशियन मेड है। लेकिन रिक जब थोड़ी देर तक बंदूक को देखता है तब वो कहता है कि तुम सारे लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। ये बंदूकें रशिया में नहीं बल्कि इजिप्ट में बनी है। मैं इनकी बनावट देख करके बता सकता हूँ। तब दुकानदार कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। आखिर तुम बंदूकों के बारे में क्या जानते हो? तब रिक यहाँ पर अपने पिता को बुलाता है जिसका नाम है रिचर्ड। रिचर्ड जैसे ही बंदूकों को देखता है कहता है कि मेरा बेटा सही बोल रहा है, ये बंदूकें रशिया में नहीं बल्कि इजिप्ट में बनी हुई है। अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, हम जितना पैसा बोले तुम्हें उतने में ही बंदूक को देना पड़ेगा। हम फ्री में बंदूक लेकर के नहीं जाना चाहते, और अगर तुमने ना कहा तो यहाँ पर जितने भी कस्टमर आए हम सबको सच्चाई बता देंगे। तब दुकानदार मान जाता और मुंह मांगी कीमत पे इन्हें बंदूक देता है। तब ये लोग आने लगते हैं। अब ये लोग रहते हैं डेट्रॉइट शहर में। रिक रिचर्ड को कहता है कि आप बार बार कहते हैं कि ये शहर ठीक नहीं है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो आखिर अभी तक हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमें दूसरे शहर में जाना चाहिए। रिचर्ड कहता है कि इस साल मुझे उम्मीद है कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। इतना कहते ही वो गाड़ी के पीछे की तरफ इशारा करता है और रिक को दिखाता है कि उसने नया वीसीआर लिया है। जल्दी वो लोग वीडियो स्टोर की शुरुआत करने वाले हैं और ये शुरुआत अच्छी होगी। रिक को भी आइडिया अच्छा लगता है, मगर जैसे ये लोग घर के पास पहुंचते हैं अपने घर के बाहर इन्हें एक गाड़ी नजर आती है। रिचर्ड तुरंत पहचान जाता है कि यह गाड़ी टाई नाम के आदमी की है। वो गाड़ी के पीछे से बंदूक निकालता है और घुसता है घर के अंदर। तब हम रिक की बड़ी बहन को देखते हैं जिसका नाम है डॉन। डॉन अभी इंटीमेट हो रही थी टाई के साथ। अब रिचर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो टाई को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके मेरे घर से बाहर निकल जाओ। टाई भागने लगता है, मगर उसके पीछे पीछे डॉन भी भागती है। टाई नहीं रुकता और गाड़ी में बैठ करके भाग जाता है। तब डॉन रिचर्ड पे चिल्लाने लगती है और कहती है कि मुझे अच्छा लग रहा था उसके साथ, इसीलिए वो बार बार इस घर पे आता है। आपको कोई हक नहीं है कि आप उसे भगाएं। वो रोड पर ऐसे ही चिल्ला रही होती है। तभी यहाँ पर रिचर्ड के माता पिता आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। वो इस बात को भी नहीं समझ पा रही कि वो अपने पिता से कैसे बात कर रही है। जब वो दरवाजे के पास जाती है तो रिक उससे कहता है कि कपड़े पहन लो, हो सके तो कहीं हमें बाहर जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा ताकि तुम शांत हो जाओ। मगर डॉन का गुस्सा इतनी जल्दी शांत होने वाला है नहीं। जैसे ही रात होती है हम रिचर्ड को काम करते हुए देखते हैं। वो AK-47 पे काम कर रहा है ताकि उसमें साइलेंसर कैसे लगाए। जब यहाँ पे रिक आता है तो रिचर्ड कहता है कि हमें कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा, वरना हमारी हालत ऐसे ही खराब होती जाएगी। मेरे पास एक आइडिया है, हम बंदूकें बनाने में एक्सपर्ट हैं और हमारी बंदूकें अभी सरकार खरीदेगी नहीं, तो सरकार के अलावा एक ही ऑप्शन बचता है, हम यहाँ के लोकल गैंगस्टर्स को अपनी बंदूकें बेचे। वो हमें मुंह मांगी कीमत भी देंगे और हमारी रेस्पेक्ट भी करेंगे। रिक को भी आइडिया अच्छा लगता है, मगर सुबह सुबह जब वो सो रहा होता है तभी उसके पास डॉन आती है और कहती है कि मैं घर छोड़ करके जा रही हूँ। वो उसके हाथ में एक लेटर रख के कहती है कि जब भी मुझसे कांटेक्ट करना हो इसे पढ़ना। रिक कहता है कि ऐसा मत करो, मगर डॉन कहती है कि मैं इस घर में नहीं रह सकती, सिर्फ अपने पिता के कारण। मैं टाई के पास जा रही हूँ। इतना कह के वो निकल जाती है। जब उसे टाई लेने आता है रिचर्ड इन सारी चीजों को अंदर से देख रहा है कि डॉन उसे छोड़ करके जा रही है। रिचर्ड अब उसे रोकना भी नहीं चाहता क्योंकि रोकने के बाद सिर्फ डॉन के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। शाम होने के बाद रिक पहुंच जाता है गैंगस्टर के पास जिसका नाम है जॉनी करी। जब उसे बंदूक दिखाता है बंदूक उसे पसंद भी आती है और वो खरीद लेता है। ये बंदूक जॉनी ने सिर्फ इसलिए ली है क्योंकि इसमें साइलेंसर लगा हुआ है। यहाँ से निकलते समय रिक की मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम है बू। बू उसे पहले से जानता है और इसी गैंग के साथ काम करता है। रात भर ये लोग दोनों एक साथ मजे करते हैं। सुबह सुबह जब रिक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके घर पे 2 FBI एजेंट्स आ रखे हैं जिनका नाम है एलेक्स और फ्रैंक। एलेक्स रिचर्ड को कहती है कि मुझे पता है कि तुमने साइलेंसर वाली बंदूक बेची है यहाँ के गैंगस्टर्स को। एक बार हमारे हाथ सबूत लग गया तब सबसे पहले मैं तुम्हें गिरफ्तार करूँ। फिर वो लोग रिक से भी पूछताछ करते हैं मगर रिक कुछ नहीं बताता। इनके जाते ही वो दोबारा पहुंच जाता है बू के पास। रिक को देख करके ऐसा लग रहा है कि FBI वालों की बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ है। वो इनके साथ खेलता है। जैसे ही इन्हें चूहे नजर आते हैं ये लोग बंदूक निकाल करके अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं उन पर। कुछ देर के बाद यहाँ पर नशे की कुछ चीजें मिलती हैं रिक को, जिन्हें वो अपने पास रख लेता है। उसे पता है कि उसकी बहन नशा करती है, वो उसे दे देगा। रास्ते में आते समय उसके पास आकर के एक गाड़ी रुकती है। इसके अंदर फ्रैंक और एलेक्स है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक डिटेक्टिव भी है जिसका नाम है जैक्सन। ये लोग रिक को कहते हैं कि गाड़ी के अंदर बैठो, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। रिक के बैठने के बाद वो लोग बताते हैं कि हम तुम्हारे पिता को पकड़ना चाहते हैं।
लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम उसे जेल में डालें। इतने कहने के बाद वो लोग एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें एक लाश है। वो बताते हैं कि एक बंदूक से इस आदमी को मारा गया है। तुम्हारे पिता बुरे इंसान नहीं है, मगर जिन लोगों को वो बंदूकें बेचते हैं वो बुरे इंसान हैं। वो लोगों को मार रहे हैं उन बंदूकों से। तुम्हारे लिए हमारे पास एक ऑफर है। अगर तुम सच में चाहते हो कि हम तुम्हारे पिता को छोड़ दें और गिरफ्तार ना करें, तब तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। हमारा खबरी बन करके काम करो। हमने देखा है कि तुम गैंग वालों के साथ उठते बैठते हो। तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम उनसे ड्रग्स खरीदो और उन ड्रग्स को बाकी लोगों को बेचो। बीच में जितना भी मुनाफा होगा वो पैसा तुम्हारा है, लेकिन बस हमें आकर के बताओ कि तुमने ड्रग्स कहाँ से खरीदा और कहाँ बेचा। इसमें सबकी भलाई है। हम तुम्हारे पिता को या तुम्हें कभी टच नहीं करेंगे और उसके साथ साथ हम शहर से क्राइम को भी खत्म कर दें। रिक मान जाता है क्योंकि उसे आइडिया अच्छा लग रहा है। अगले दिन से ही वो काम की शुरुआत कर देता है। वो हर जगह जा करके ड्रग्स बेच रहा है, जिसमें उसे अच्छी खासी आमदनी हो रही है और उसे ऐसा लग रहा है कि अब पुलिस वाले भी उसके साथ है। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो दिन प्रतिदिन अपने बिजनेस को ऐसे ही बढ़ाने लगता है और सारी खबरें देता है FBI वालों को। देखते ही देखते अब 1 साल का वक्त बीत चुका है। रिक ने बहुत सारे पैसे बना लिए हैं, मगर एक दिन रिचर्ड उसे बाहर देख लेता है FBI वालों के साथ घूमते हुए। वो समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। FBI वालों ने उसे कोई झांसा दिया है। वो तुरंत घर आता है और पूरे कमरे की तलाशी लेता है रिक के। तब उसे बहुत सारा कैश मिलता है। वो समझ जाता है कि रिक क्या कर रहा है। जैसे ही वो आता है, वो सबसे पहले उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। एक बार अपनी उम्र देखो और जो काम कर रहे हो उसे देखो। ना ही वो गैंग वाले अच्छे हैं और ना ही FBI वाले अच्छे हैं। वो दोनों तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये बातें रिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसे ये सब करने में मजा आ रहा था। वो गुस्से में अपने दादाजी की कार लेता है और सीधा आकर के मिलता है अपनी बहन डॉन से। उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि मैं भी उस घर में अकेला नहीं रह सकता, अब तुम्हें वापस आना पड़ेगा। लेकिन इनकी बातें चल ही रही होती है, तभी एक चोर इनकी गाड़ी चुरा करके भागने लगता है। इस चीज को देखते ही दोनों बंदूकें लेकर के आते हैं बाहर और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। मगर वो चोर रुकने वाला नहीं है। वो गाड़ी लेकर के भाग जाता है। बगल में ही कुछ पुलिस वाले थे जिन लोगों ने गोलियों की आवाज सुन ली। वो आकर के इन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं और लेकर के चले जाते हैं पुलिस स्टेशन। FBI वालों को जैसे ये बात पता लगती है, सारे के सारे एजेंट्स चले आते हैं और पुलिस वालों को कहते हैं कि इन दोनों के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगने चाहिए। सारे चार्जेस को हटाओ और अभी के अभी इन्हें छोड़ो। तब इन्हें छोड़ दिया जाता है। जैसे ही जॉनी को ये बात पता लगती है कि इतनी आसानी से रिक को छोड़ दिया गया, उसे ये बात समझ में नहीं आती। उसे लगता है कि रिक शायद पुलिस वालों से मिला हुआ है। वो उसे अपने पास बुलाता है और बार बार एक ही सवाल पूछता है कि आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे छूट गए। रिक कहता है कि मुझे भी पता नहीं। तब वो थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि अब मुझे समझ में आया, क्योंकि तुम ब्लैक नहीं हो। अगर किसी ब्लैक ने रोड पर गोली चलाई होती, वो लोग उसकी चमड़ी उधेड़ देते, लेकिन तुम व्हाइट हो, इसीलिए उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया। और इसी चीज की सारी लड़ाई। थोड़े समय के बाद ये लोग जाते हैं लियोन नाम के आदमी के पास, जिसने जॉनी से कर्जा लिया था और वो हर एक महीने उसका ब्याज दे रहा था, मगर इस महीने उसने कुछ भी नहीं दिया है। जब ये लोग उसे पकड़ते हैं तो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मगर उससे भी अच्छा ऑफर है तुम लोगों के लिए। LA में एक बहुत ही बड़ा फाइटिंग मैच होने वाला है। मैं वहाँ की टिकट तुम लोगों को दे सकता हूँ और एक होटल की बुकिंग भी। वहाँ जाओ और सब लोग जा करके एंजॉय करो। जॉनी को आइडिया अच्छा लगता है। वो अपने पूरे ग्रुप को लेकर के पहुंच जाता है LA। ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। हर जगह ये लोग पार्टी करते हैं और अंत में पहुंचते हैं मैच देखने के लिए। वहां जाकर के इन्हें पता लगता है कि इनके नाम पे कोई भी बुकिंग नहीं है और अब इन्हें अंदर की एंट्री नहीं मिलेगी। यहीं पर एक और गैंगस्टर है जो इन पे हंसने लगता है, लेकिन सब लोग जॉनी को शांत करवा के लेकर के आते हैं वापस। बगल के एक होटल में बैठ करके टीवी पर ये लोग मैच देखने लगते हैं। ये लोग लगभग चीजों को भूल चुके थे। तभी वो गैंगस्टर वहां पर आकर के हंसने लगता है कि इन लोगों को टिकट नहीं मिली, इसलिए टीवी पे मैच देखना पड़ रहा है। तब इस बार जॉनी अपने आप को नहीं रोक पाता। वो उठ के खड़ा होता है और एक बोतल से मारने लगता है उस आदमी के सर पे। उसने उसके पूरे चेहरे को खराब कर दिया है। फिर वो अपने सारे लोगों को कहता है कि जैसे ही हम डेट्रॉइट वापस जाएंगे, सबसे पहले हमारा काम है कि हम लियोन को मार दें। वापस आते ही ये लोग पहुंच जाते हैं लियोन के घर पे, मगर इस वक्त लियोन घर पे नहीं था। उसके 2 भतीजे थे अंदर, मगर बाहर वालों को ये बात पता नहीं है। ये लोग पूरे घर पे गोलियां बरसाते हैं, वो भी इतनी ज्यादा कि 2 में से एक लड़के की मौत हो जाती है। ये मौत बहुत ही दर्दनाक थी क्योंकि उस लड़के की उम्र महज 8 साल थी। हर जगह यह खबर आने लगती है कि गैंग वार में एक 8 साल के बच्चे की मौत हुई है, जिससे पूरे शहर की पुलिस अलर्ट हो गई है। हर जगह उन गैंगस्टर्स को ढूंढा जा रहा है। जॉनी भी डरा हुआ है, उसके साथ साथ रिक भी। रिक को पता लगता है कि जिस बंदूक से गोलियां चली है वो वही AK-47 है जो उसके पिता ने बनाया था और रिक ने बेचा था गैंग वालों को। वो भी डर जाता है और गैंग से दूरी बनाने लगता है। जॉनी सबको कहता है कि सब अंडरग्राउंड हो जाओ और सब पे नजर रखो कि हमारे बीच कहीं कोई खबरी तो नहीं है। दूसरी तरफ रिक डर करके वापस चला आता है अपने घर पे। बार बार FBI वाले उसके पास आना चाहते हैं, मगर वो किसी से कोई बात नहीं करता। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। तभी जॉनी को शक हो जाता है रिक पे। वो अपने एक आदमी को भेजता है जिसका नाम है स्टीव,
कहता है कि जाओ उसके घर पे। स्टीव अब चला आता है रिक के पास। वो घंटों उससे बात करता है बड़े ही फ्रेंडली होकर के, मगर एक वक्त के बाद वो अपनी बंदूक निकालता है और सीधा गोली चला देता है रिक पे। उसके भागने के बाद FBI वाले अंदर चले आते हैं क्योंकि उन लोगों ने रिक पे नजर रखा था। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। जैसे ये बात रिचर्ड को पता लगती है वो भागते हुए आता है हॉस्पिटल। रिक की बहन भी आती है। उसकी हालत देखने के बाद ये लोग बहुत ही ज्यादा निराश हैं। वो FBI वालों को कहता है कि अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको अपने हाथों से गोली मारूंगा। वो एक बंदूक लेकर के निकल पड़ता है जॉनी का काम तमाम करने के लिए, मगर रास्ते में उसे समझ में आता है कि अगर उसने जॉनी को मार दिया तब उसे जेल हो जाएगी और जेल के बाद उसके दोनों बच्चे अकेले पड़ जाएंगे। पहले ही उनकी हालत ठीक नहीं है, बिना रिचर्ड के वो बिल्कुल बर्बाद हो सकते हैं। तब वो चला आता है वापस। कुछ समय के बाद एलेक्स आती है रिक के पास और उसे कहती है कि अब तुम्हें खबरी बनने की जरूरत नहीं है, ना ही अंडरकवर जाने की जरूरत है। हमारे पास अब जॉनी के पूरे गिरोह के खिलाफ सबूत है, जल्दी ही हम उसे गिरफ्तार कर लें। और ऐसा ही होता है। धीरे धीरे जॉनी के साथ साथ उसके पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। थोड़े समय के बाद रिक की हालत जब ठीक होती है तब वो डिस्चार्ज होकर के चला आता है घर पे। रिचर्ड उसका ध्यान रख रहा है। देखते ही देखते 1 साल का और वक्त बीत जाता है। तभी एक दिन रिक के दरवाजे पे एक बच्चा आता है और कहता है कि मैं ब्रेंडा का भाई हूँ। ब्रेंडा प्रेग्नेंट थी, अभी अभी उसने एक बेटी को जन्म दिया है जिसके पिता तुम हो। इस बात को सुनने के बाद रिक हिल जाता है, मगर उसे पता है कि ये बच्चा सही बोल रहा है। वो कभी ब्रेंडा के साथ हुआ करता था 1 साल पहले और वो लोग बार बार इंटीमेट हुए थे, यानी कि ये बच्चा उसी का है। वो रिचर्ड को लेकर के पहुंच जाता है ब्रेंडा के पास। रिचर्ड भी रिक के बच्चे को देखने के बाद बहुत खुश है। वो कहता है कि अब ये लोग भी हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है इन्हें एहसास होता है कि इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ये अपना भी पेट नहीं पाल पा रहे हैं, ये लोग बच्चे का पेट कैसे पालेंगे। रिक थोड़े समय तक सोचने के बाद कहता है कि मुझे एक ही काम आता है। इतने सालों में कोई काम अगर मैंने सबसे ज्यादा किया है तो वो है ड्रग की डीलिंग। मैं वही काम दोबारा करना चाहता हूँ। रिचर्ड कहता है कि तुम्हें क्या बक रहे हो। तब वो कहता है कि ये काम मेरे लिए आसान होगा और अब जॉनी का पूरा गिरोह शहर से जा चुका है। ये बिजनेस बिल्कुल पूरी तरीके से खाली है। मैं अभी इसमें घुस सकता हूँ और बहुत अच्छा कर सकता हूँ। रिचर्ड उसे मना करता है लेकिन वो नहीं मानता। अपने पुराने कुछ कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल करता है और पूरे शहर में धंधा करना शुरू कर देता है। तभी इन्हें पता लगता है कि डॉन की हालत बहुत खराब है। नशे ने उसकी और हालत खराब कर अब वो एक पुराने से झोपड़ी में कहीं पड़ी हुई है। ये लोग जाके उसे उठा के लाते हैं। अब रिचर्ड दिन भर उसकी देखभाल कर रहा है। वो पूरी कोशिश करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए डॉन फिर से नशा ना करे। और दूसरी तरफ रिक नशे का ही व्यापार कर रहा है क्योंकि उसका कोई भी कंपटीशन नहीं है। वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से धंधा कर सकता है। उसके दादा दादी का घर खाली पड़ा था, उसे वो अपना वेयर हाउस बनाता है। वहीं सारा कैश आता है और वहीं संभाल जाता है पूरे शहर में। अगले 1 साल में वो शहर का सबसे बड़ा डॉन बन जाता है। अब उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। वो अपने परिवार को वो जिंदगी दे रहा है जिसके बारे में उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। वो रिचर्ड का भी सपना पूरा कर देता है उसकी दुकान खोल करके। शहर में जितनी भी बड़ी पार्टीज हो रही हैं हर जगह उसे बुलाया जाता है। तभी एक दिन उसकी मुलाकात होती है जॉनी की पत्नी से जिसका नाम है कैथी। जब भी वो जॉनी के साथ होता था तो कैथी भी वहाँ पर होती थी और हमेशा से ही कैथी का ध्यान रिक पे था। वो रिक को बताती है कि वो हमेशा से उसे पसंद। तब धीरे धीरे ये दोनों करीब आने लगते हैं। ये लोग बार बार इंटीमेट होते हैं। तब एक दिन कैथी उसे बताती है कि शहर में सबसे ज्यादा ड्रग्स जाता है मेयर के पास। उन लोगों को भी जरूरत पड़ती है मगर उन तक पहुंचना मुश्किल है। वो इतनी आसानी से किसी पर भी भरोसा नहीं करते, तो तुम्हें पहले उनका भरोसा जीतना पड़ेगा। रिक को ऐसी चीजें पसंद आती हैं। धीरे धीरे वो घुस जाता है सरकारी अफसरों के भी बीच और उन्हें भी ड्रग्स की सप्लाई करने लगता है। मगर वो इस बात को भूल जाता है कि क्या हुआ था जॉनी के साथ। जॉनी का एम्पायर भी ऐसा ही था। तब FBI वाले उसके पीछे लगे और अब उसका भी एम्पायर ऐसा ही बन चुका है। उसे पता भी नहीं कि FBI वालों ने हर वक्त उस पर नजर रखा हुआ है। जैसे ही अब उनके पास सबूत आते हैं एक दिन वो घर में घुस करके गिरफ्तार करते हैं रिक को और सबूत के तौर पे उन्हें नशे की बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। रोज उससे पूछताछ हो रही है। रिचर्ड अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अपने बच्चे को छुड़ा ले, मगर FBI वाले उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। जिन लोगों ने रिक को पहले खबरी बनाया था वो उनसे भी बात करता है। तब वो लोग कहते हैं कि हम भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। जब हमने तुम्हें खबरी बनवाया था तुमने अपना काम पूरा किया और हमने तुम्हें छोड़ दिया। उस वक्त भी तुमने गलत काम किए थे मगर हमने चीजों को नजरअंदाज कर दिया। अब तो तुमने खुद से एक एम्पायर बना दी। तुम नहीं छूटने वाले, तुम जाओगे जेल। तब वो कहता है कि मेरे पास एक और बड़ी खबर है। तुम लोगों को पता भी नहीं है कि मेयर के ऑफिस में कितनी सारी नशे की चीजें जाती हैं। मैं तुम लोगों को इस बारे में बता सकता हूँ। तब ये लोग एक बार फिर से इस बारे में सोचते हैं। थोड़ा सोचने के बाद वो कहते हैं कि हम फिर से तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे खबरी के तौर पे। मेयर के ऑफिस में तुम ड्रग्स भिजवाओ, हम उन्हें पकड़ेंगे और सारे लोगों को बेनकाब कर देंगे। तब हम तुम्हारे सजा के बारे में सोच सकते हैं। रिक को यह प्लान पसंद आता है। वो सीधा पहुंचता है कैथी के पास। ये लोग एक डील करते हैं और मेयर के ऑफिस में चीजें पहुंचवा देते हैं। FBI वाले इंतजार में ही बैठे। वो लोग पूरे ऑफिस के लोगों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर कार्यवाही करने लगते हैं। थोड़े ही समय में मेयर को रिजाइन करना पड़ता है।
तब यह खबर आने लगती है टीवी पे कि इन सारी चीजों का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि रिक ही है। रिक ने ही सबसे पहले जॉनी को गिरफ्तार करवाया और जॉनी के बाद उसने मेयर का पर्दाफाश किया है। लेकिन अपना काम निकलने के बाद एफबीआई वालों ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। रिक को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब तक वो बेल पे छूटा हुआ था और फिर से उसके ऊपर कार्यवाही होने लगती है। रिचर्ड भाग भाग के जाता है सारे एफबीआई एजेंट्स के पास। सबसे पहले वो एलेक्स के पास जाता है, फिर फ्रैंक के पास जाता है, मगर उनसे बात करने के बाद उसे एहसास होता है कि ये सारे लोग अब मदद नहीं करें क्योंकि रिक अब उनके किसी काम का नहीं। अगर वो काम का होता तभी वो उसे छुड़वाते। और मेयर को पकड़वाने के बाद रिक ने सबको अपना दुश्मन बना लिया है। पॉलिटिशियन से कोई भी पंगा नहीं ले सकता। अब सारे के सारे पॉलिटिशियन चाहते हैं कि रिक को जितनी बड़ी सजा हो सके उतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। जब उसके केस पर सुनवाई होती है तब जज उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाता है जो कि 30 साल की होगी। इस चीज को देखने के बाद सारे लोग हिल जाते हैं क्योंकि पहली बार किसी को नॉन वायलेंट क्राइम के लिए 30 साल की सजा मिली है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और सारे लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि इसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं। तभी केस का वर्डिक्ट ऐसा आया है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। तब उससे मिलने के लिए उसकी बहन आती है उसके बच्चे को लेकर के। अपने बच्चे को देखने के बाद वो रोने लगता है और कहता है कि ये जेल एक नर्क है। यहाँ पर सबको लगता है कि मैंने सबको धोखा दिया सरकार की मदद करके, और बाहर सबको लगता है कि मैं एक क्रिमिनल, मेरे साइड पे कोई भी नहीं है। जब रिचर्ड उसके पास आता है तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, मेरी मौत इसी जेल में हो। तब रिचर्ड रोने लगता है और माफी मांगता है। कहता है कि मैं एक बेहतर पिता बन सकता था लेकिन मेरे से गलती हुई, मेरी वजह से तुम जेल के अंदर हो। वो रोते हुए आता है बाहर और समय ऐसे ही बीतने लगता है। धीरे धीरे जेल से जॉनी और उसके पूरे गिरोह के लोगों को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उनकी सजा को माफ कर दिया गया है। मगर रिक की सजा माफ नहीं होती। 2014 में उसके पिता की मौत हो जाती है। फिर 2017 में उसे पेरोल पे जेल से छोड़ा जाता है। मगर जैसे ही वो बाहर आता है उसके ऊपर एक और मुकदमा लगा दिया जाता है कार चोरी का। वो दोबारा जाता है जेल और 2020 में वापस आता है। उसने अपना सब कुछ खो दिया है, उसकी उम्र भी खत्म हो गई। तब 2021 में वो केस करता है एफबीआई वालों पे और सारी चीजें बताता है कि उसकी उम्र कितनी कम थी जब एफबीआई वालों ने उसे अपना खबरी बनाया था और उन लोगों ने उसे ड्रग के व्यापार में डाला। वो छोटा था, उसे चीजें समझ में नहीं आई और उसे लगा कि यही जिंदगी है। आज उसकी जिंदगी जैसी भी है सिर्फ एफबीआई वालों की वजह से है। उसने एफबीआई पे और सारे एजेंट्स पे केस किया है, जो केस आज भी चल रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।